क्या आप में इस लाइट हाउस में जॉब करने की हिम्मत है? 1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी आपको मिलेगी, यानी 30 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए, गार्ड की सिक्योरिटी करने के लिए। क्या आप में ये जरूरत ताकत है ये जॉब करने की? आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होगा जो आपके ऊपर नजर रखेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ही काम करना पड़ेगा। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम सिर्फ यही होगा, आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि लाइट प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं है, ये जो लाइट है ये सही तरीके से काम करती है या नहीं। बस यही काम है और 30 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहाँ पे होती है खत्म और बुरी खबर होती है शुरू कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी है, जोमन लाइट हाउस को गार्ड करना। क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए अपनी सीवियां भेजो। ये बात भी सुन लो कि आपसे इधर कोई बंदा भी बातचीत नहीं कर पाएगा, हर तरफ तन्हाई ही तन्हाई। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदे तूफान आते हैं और जो तूफानें लहरी होती हैं वो तो 10वीं मीटर ऊपर तक टकराती हैं इस टावर से जहाँ पे खड़े होकर आपने सिक्योरिटी का काम करना है। और इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये जो पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, यहां पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का जो कीपर है किस तरह तूफानों से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती हैं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सब जानने के बाद आप में अगर फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की, तो आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को आखिरकार क्यों बनाया गया है और ये बात क्यों ज़रूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज़ के लिए देखना ये पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है कदीम ज़माने की, जब सफ़र करने के लिए ना ही रोड्स सड़कें हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ी। तो लंबे सफ़र के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका था वो था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ज़बरदस्त सेलर था और अपने ख़तरनाक समुद्री सफ़र के बारे में बहुत फेमस था। उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाले था। शिप्स तो पहले ज़माने में किसकी होती थी? लकड़ियों की बनी हुई कश्तियाँ होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिससे उसकी शिप टकराती है, शिप में सुराख हो गया और वो उलट भी गई और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा जो उनको इस किस्म के खतरात से आगाह कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ओशियन समुंदर बहुत बड़ा है और पैसिफिक ओशियन तो बस छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया का रकबा एक जगह इकट्ठा कर दें और सातों कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, तो फिर भी पैसिफिक ओशियन है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 चांद भी इस एरिया में रख दें तो भी पैसिफिक ओशियन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना बड़ा समुंदर है। जब पुराने ज़माने में सेलर इस ओपन पानी में सफ़र करते थे तो उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और इवन उनका रास्ता किधर से है। नेविगेशन की बात की जाए तो नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो वहां पे होता नहीं था और जो सेलर्स को गाइड कर सके। और रास्ते के बारे में जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी अगर गूगल मैप की बात की जाए तो गूगल मैप पे भी हम लोग टर्न को स्क्रीन पर देखने के बावजूद भी गलत टर्न ले लेते हैं और फिर ये पुराने लोग तो बस पता नहीं क्या ही करते होते थे। तो इन सेलर्स को सूरज पर रिलाय करना पड़ता था, सितारों पर डिपेंड करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पे डिपेंड करना पड़ता था। इस ना खत्म होने वाले समुद्र को पार करने के लिए सिर्फ उस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसा कि कैप्टन एलिस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने क्रू के साथ, अपने जो उनका क्रू होता है उनके साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से
बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं जिनको ये देख के रास्ते का पता लगा रहे होते थे। और फिर समुद्र के उस हिस्से में बहुत तेज तूफान आता है, तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में, खुले समुद्र में ये लोग गुम हो जाते हैं। और क्रियो के पास ना ही खाने के लिए कुछ बचा था और ना ही पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रियो का बुरा हाल हो जाता है। आपको भी दोस्तों पता होगा कि समुद्र का पानी हम इंसान नहीं पी सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉल्टी यानी नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स मर गए थे और कैप्टन को बहुत मुश्किल से साहिल समुद्र यानी लैंड मिला था। और फाइनली ये लोग वहां पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और वहां का रूलर कौन था? वहां का रूलर था फेटोलमे फिलाडेल्फियस II। उसका किंगडम इस टाइम एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन उस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था उसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहां से गुजरना पड़ता था। उसके साथ में देखें तो बहुत सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तारी से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी। ये शिप्स डूब जाती थी और उनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से उनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंगडम फेटोलमी ने अपनी किंगडम की मेरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट आर्किटेक्टर सोस्ट्रेटस ऑफ सेनेडियस को बुलवाया और उससे उसकी सॉल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। एक रोशनी के बड़े से मीनार को बनाना जो शिप्स को गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ, और साथ ही उनको यह खबरदार भी करेगा पानी की लहरों के नीचे मौजूद खतरे से। डिटर्मिनेशन के साथ सोस्ट्रेटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वो जो चीज बना रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल्स, वो बनने वाला है एशियंट वर्ल्ड का द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर ये आइलैंड्स और फेरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया। इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के साथ कदीम अजूबों में से एक माना जाता था, लेकिन सिर्फ इसकी साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसका जीनियस डिजाइन भी था। सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी सिंबल बन गया था सेलर्स के लिए। और यहां से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारों में बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो समुद्र के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जिधर पथरीले पानी के ज्यादा पत्थर करीब हुआ करते थे रॉक्स, और जिन रॉक्स से शिप को ज्यादा खतरा हुआ करता था ये कहीं उनको डबो ना दें, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। और इसी वजह से समुद्रों के बीचे बीच फ्रंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में दोस्तों इन लाइट हाउस पे आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियां, ऑयल और कोल को हर वक्त इस्तेमाल करना। उसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप्स आ गए थे उसके बाद। लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउसेस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं? उसका जवाब यह है कि ये लेंस 1800 तक उन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगा देते थे। लेकिन इस टाइम के इंजीनियर्स को यह बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है कि लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें। लेकिन उसमें मसला यह था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहां पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स फ्रेस्नेल, जिसके पास बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन था। उन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया
कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रिक्शनल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इस इन्वेंशन ने लाइट हाउस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और लाइट हाउस को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी, जो मान लाइट हाउस में रहने के लिए आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ आपने देखना यह है कि लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। आप भी क्या इस वक्त भी इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये लाइट हाउस तो कदीम जमाने में बना था और उसने पूरी दुनिया की मेरीन ट्रेड की सेफ्टी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। ये तो कदीम राजा की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, लेकिन हर इनिशिएटिव जो है ना कदीम जमाने का राजा अच्छा नहीं करता, बल्कि उन्होंने तो जुल्म की हदें पार कर दी थी। ये राजा छोटे छोटे क्राइम्स पर ऐसी सजाएं देते थे जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।